50 से 60% जो लोगों को विदेशी डिक्लेयर किया गया है वो एक्स पार्टे नाम के केसेस में किया गया है। मतलब उनको मौका ही नहीं मिला। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी हमें नहीं बताया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये क्या है। कि जो इंसान कहता है ये एक्सेप्शंस है, वो हमारे 1200 ऑर्डर का एनालिसिस देख ले, पर एक मामूली डेट या स्पेलिंग एरर की वजह से या इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। हिंदू बंगाली औरत थी, उसका केस मिस हो गया और उसको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया, और वो इस वजह से कि उसने एक जो डेट मिस की थी वो इसीलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अगर नाम गलत है या फिर एफटी में बुलाया गया है, जिसको नोटिस मिला है वो तो विदेशी ही होगा। अगर उस नज़र से लोगों को देखा जाए तो फिर मुझे लगता नहीं है इससे कोई बच सकता है। उनको दस्तावेज़ों के साथ विदेशी डिक्लेयर किया जा रहा है। कोई बच्चा हो जिसका एक पेरेंट मर जाए तो फिर वो इलेक्टोरल रोल में ना दिखा पाए कि वो उसका पेरेंट कौन है या जो है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी लोग बनाते हैं, मामूली गलती या मामूली इनकंसिस्टेंसी को पकड़कर इस किस्म के इदारे जो हैं वो लोगों को विदेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। उनने जितना भी पिछली जनरेशन में इम्प्रूवमेंट किया था, बच्चों को स्कूल भेजा था, थोड़ा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, थोड़ा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है, ये सब खत्म हो चुका है। हमारे समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी ज़बान हो, क्या हम उनको अपने घुटनों पे गिराना चाहते हैं, उनको जलील करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं? एक पुलिस अफसर हरियाणा में बैठा हुआ बंगाली सुनता है, चेहरा देखता है, उसे पता चल जाता है कि वो वेस्ट बंगाल का है या ईस्ट बंगाल का है। क्या कहा जा सकता है कि ये एक रेशियलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? कोई शक नहीं है उसमें। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप भारत के एक नागरिक हैं? ये सवाल इस वक्त लगातार पूछा जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीकों से ये सवाल पूछा जा रहा है। खासतौर पर असम और वेस्ट बंगाल के बांग्ला बोलने वाले माइग्रेंट वर्कर्स से इस वक्त ये सवाल गुरुग्राम और तमाम जगहों में पूछा जा रहा है। लोकल बंदे भी देख के खोटता है, बोलता है, रास्ते में जाता हूँ ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। ये लोग तो तुम सब चला जाओ, यहाँ से बांग्लादेश चला जाओ। हम लोगों का गुनाह क्या है? वेस्ट बंगाल होना क्या हम लोगों का गुनाह है? हम लोग को तो हिंदी नहीं चलता, हमारा कोलकाता में हिंदी चलता है नहीं, हमारा गांव में बंगाली में बातचीत करते हैं। इसके लिए मतलब ये हमारा क्या साजा है? अब आगे क्या करूँ हम लोग? अगर सरकार ये चाहिए तो बोल दो, जो कोई ये पे बाहर का लोग ईरानी नहीं देगा, हम लोग चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सवाल असम में एनआरसी के दौरान पूछा गया। कई लोग इसका जवाब दे पाए और कई लोग इसका जवाब होते हुए भी अपनी नागरिकता खो बैठे। इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक जायज़ सवाल है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहसिन आलम भट्ट हैं। मोहसिन लॉ के प्रोफेसर हैं और भारत के एक नागरिक हैं। हाल में मोहसिन ने असम में नागरिकता के सवाल पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका टाइटल है अनमेकिंग सिटीजन्स द आर्किटेक्चर ऑफ राइट्स वायलेशंस एंड एक्सक्लूजन्स इन इंडिया सिटीजनशिप ट्रायल्स। इसमें आरोप लगाया गया है कि नागरिकता जांच करने की ये पूरी प्रक्रिया जनविरोधी थी, बल्कि असंवैधानिक भी थी। मोहसिन और उनके साथियों ने 3 साल तक हाईकोर्ट के 1200 से ज़्यादा फैसलों पर शोध किया, वकीलों और विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की कथित मनमानी कार्रवाइयों पर यह रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट नागरिकता पर हो रही मौजूदा सियासी बहस को समझने के लिए भी ज़रूरी है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी इस रिपोर्ट के टाइटल के साथ। रिपोर्ट का टाइटल है अनमेकिंग सिटीजन्स द आर्किटेक्चर ऑफ राइट्स वायलेशंस एंड एक्सक्लूजन इन इंडिया सिटीजनशिप ट्रायल्स। आपने ये टाइटल क्यों चुना? क्योंकि हमारी नज़र में जो आज हिंदुस्तान में दिख रहा है और पूरे मुल्क में जो दिख रहा है, ये कई एंगल से जो हम बात करेंगे जिसके बारे में, ये आसाम से ही शुरू होता है पिछले 20 साल में। और जो हम देख रहे हैं, अगर आप ये नंबर्स देखेंगे जो हमारी ये रिपोर्ट करती है, पृष्ठ 17 में हमने लोगों को बताया है कि क्या स्केल है इस इशू का। 4,36,000 लोग फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल प्रोसेस से गुजरे हैं। एनआरसी का तो मामला अलग है, लाखों की तादाद में लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। हमारा आर्गुमेंट इस रिपोर्ट में है कि ये कहा जाता है कि हम जानना चाहते हैं कौन विदेशी है और कौन हिंदुस्तानी है, पर ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि जो हिंदुस्तानी है, जो नागरिक है, जो सिटीज़न है, उसकी सिटीज़न कैसे जब्त की जाए, कैसे विड्रॉ की जाए और इस तरीके से की जाए कि लोगों को लगे वो तो फॉरेनर है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सिटीजनशिप और नागरिकता को तोड़ने का पूरा प्रोसेस है। आप जो बातें कह रहे हैं इसके खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट जो सोशल मीडिया स्पेसेस में दिया जाता है, वो ये कहा जाता है कि
ये सब तो अपवाद हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, तो इस तरह के केसेस का स्केल क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, ये कितना रैम्पेंट है, अगर आप समझा सकें। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो इंसान कहता है ये एक्सेप्शंस है, वो हमारे 1200 ऑर्डर का एनालिसिस देख ले। इन 1200 ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टमैटिक तरीका देखने का है कि हाई कोर्ट ने सिस्टमैटिकली कोई रीजंस दिए हों या गाइडलाइंस दी हों या क्या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एनालाइज किया हो। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कई ऐसे ऑर्डर मिले जहाँ कोट एंड कोट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के नाम पर, की बुनियाद पर डिसाइड किया गया है केस। व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी हमें नहीं बताया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये क्या है, कि इंसाफ के नाम पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं केस। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है एक बाकायदा कोई ग्राउंड हो, वो डिफाइन भी किया जा सकता है, पर हाई कोर्ट ने कम से कम डिफाइन नहीं किया, और ये क्राइसिस है। क्राइसिस ये हम ये भी मान सकते हैं कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने सही कहा और हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। हमने इनफैक्ट मेंशन किया है रिपोर्ट में कि हाई कोर्ट ने कुछ केसेस में सही डिसीजन दिया है, पर हाई कोर्ट का प्राइमरी काम कुछ डिसीजन में सही डिसीजन देने का नहीं है। हाई कोर्ट का काम है कानून तय करना और लोगों को बताना, बाकी संस्थाओं को बताना कि कानून क्या है, ताकि हर इंसान को हाई कोर्ट ना जाना पड़े। तो आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि लगभग 1,65,000 लोग, यानी 1,65,000 पीपल, इन सबको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। जिस तरीके से आसाम के ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स चलते हैं, आपका कहना है कि ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से बनाया गया है कि लोगों को एक्सक्लूड किया जा सके। जी, मैं यहाँ से शायद शुरू करूँगा कि ये रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले कई सालों में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जो मसला है वो न्यूज़ में कवर हुआ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई एफटी जो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं रिट पेटिशंस के थ्रू, उनमें रिवर्स किया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के केसेस को। पर हमारी नज़र में, और हमारी एक लंबी फहरिस्त है जो रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हमारी कोर आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि अगर हम इस मसले को सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल लेवल पे देखें तो हम एक बहुत बड़ा इशू को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, और इस सिस्टम में बॉर्डर पुलिस भी है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट भी है। अब इंटेंशन और उसके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात कर सकते हैं, पर हमारी आर्ग्यूमेंट ये है कि इस पूरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है, जो कई कानून में इनकॉर्पोरेटेड है, कई गैर कानूनी तरीके से भी चलता है, कुछ बिना कहीं लिखित रूप से भी चलता है, वो एक सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि लोगों की सिटीजनशिप बिल्कुल अनड्यू प्रोसेस है, गैर कानूनी तरीके से उनकी सिटीजनशिप ली जा रही है। तो हाँ, हमारी आर्ग्यूमेंट है कि ये जितने लोग जिनको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, और मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये सिर्फ 1,60,000 लोग जिनको फॉरेनर डिक्लेयर किया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने, सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। उसके ऊपर एक और नंबर है, 1,30,000 को इंडियन भी डिक्लेयर किया गया है, पर उनकी भी बड़ी लंबी जद्दोजहद चली है। उनको कई डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ी, दूर दराज इलाकों से फॉरेनर ट्रिब्यूनल जाना पड़ा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा, कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो उनकी जो इतनी मेहनत और उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो भी कहानी है। तो ये सब लोगों की कहानी है, सिर्फ उन लोगों की नहीं जिनको फॉरेनर। बेशक ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 1,65,000 लोग हैं और सबकी इंडिविजुअल कहानियाँ होंगी। इसमें आपकी रिपोर्ट शुरू होती है रहीम अली की कहानी के साथ। रहीम अली ने लगभग 18 साल तक एक लंबा लीगल बैटल लड़ा, एक, अगर इसे लीगल बैटल कहा जा सकता है तो एक लंबा लीगल बैटल लड़ा, और 2024 में उनकी मौत के 2 साल बाद मान लिया गया कि रहीम अली दरअसल भारत के नागरिक हैं। इससे पहले लगभग 10 साल तक वो एक फॉरेनर डिक्लेयर्ड थे। ऐसी कितनी कहानियों और ऐसे कितने लोगों के बारे में आपकी रिपोर्ट बताती है, और क्या वो प्रक्रिया है जिससे इन लोगों को इतना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा? रहीम अली की कहानी बहुत ट्रैजिक है, क्योंकि उनके ऊपर एक नोटिस इशू किया गया था, और ये मेरे ख्याल से 2014 की बात होगी आसपास, और एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उनको फिर फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। और उनकी कहानी सैकड़ों ऐसी कहानियों के जैसी है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स दी, डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं थी, उनके लिए ओरल एविडेंस भी आए, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी डेपोजिशन दिया, पर एक मामूली डेट या स्पेलिंग एरर की वजह से या इनकन्सिस्टेंसी की वजह से उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद बड़े कम लोग होते हैं जो उसके बाद फिर हाई कोर्ट भी जा पाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा पाते हैं। आखिरकार उनको सुप्रीम कोर्ट से एक फेवरेबल ऑर्डर मिला और उनको इंडियन डिक्लेयर किया गया, पर वो तब तक गुजर चुके थे। हमारी रिपोर्ट में हमने फोकस किया है 1200 से ज़्यादा हाई कोर्ट ऑर्डर्स पे।
तो मैं कहूँगा 1200 से ज़्यादा इंसान और उनके परिवार, उनकी कहानी है इस रिपोर्ट में। अगर आप फुटनोट खोल के देखेंगे तो हर नाम यहाँ कई कहानियों को एब्जॉर्ब करके वो बयान करता है। रहीम अली के अलावा भी कई ऐसे केसेस हैं, स्पेशली जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही माइक्रो एरर्स की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, अगर किसी का नाम जैनुल की जगह जैनुल लिख दिया गया है, या फिर किसी ने, जैसे उस दिन चौधरी साहब बता रहे थे कि अगर वो हज करके आए हैं और अपने नाम के आगे हाजी लगा लेते हैं तो ही कैन बी एक्सक्लूडेड। एंड देयर आर विमेन, ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड्स की डेथ के बाद अपने नाम के पीछे बेवा वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड दे वर आल्सो एक्सक्लूडेड। सो कैन यू टॉक अबाउट दिस? जी, मतलब इस रिपोर्ट में ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं। मैं एक आपको बात बताता हूँ। एक हज़ारा खातून का केस जो पेज 120 में हमने जिक्र किया है, वो हाई कोर्ट ऑर्डर से लिया था। अब ये हज़ारा खातून जी एक छोटे गांव में रहती थी, और ज़्यादातर जो औरतें हैं आसाम में, उनके पास क्योंकि ज़मीनी कागजात नहीं होते, स्कूल सर्टिफिकेट तो खैर अलग बात है, और काफ़ी बचपन में उनकी कई बार शादी हो जाती है, तो वो एक गांव से दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये काफ़ी जेंडर्ड प्रोसेस है, क्योंकि औरतों के ऊपर बहुत जुल्म होता है इस पर, क्योंकि कई बार उनके पास जो डॉक्यूमेंट होती भी है वो उनके हाथों नहीं होती, वो परिवार में जो मर्द हैं, बाप है, भाई है, हस्बैंड है, बेटा है, उनके पास होती है। तो हज़ारा खातून जी ने गांव पंचायत सर्टिफिकेट दी, जो ज़्यादातर औरतें दे पाती हैं, क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग है गांव का, वो कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके माँ बाप को जानता हूँ, ये इस साल शादी करके आई थी। क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि आप 1971 से पहले आसाम में रहे हैं, या आप पैदा हुए उससे पहले, या आपके माँ बाप 1971 से पहले थे। ये कानून है सिटीजनशिप का, और ये प्रूव करना पड़ता है ज़्यादातर दस्तावेजी सबूत से। अब देखिए कि क्या कहानी हज़ारा खातून जी की है कि उन्होंने ढेरों डॉक्यूमेंट्स दी, उनमें से एक इलेक्टोरल रोल दिया 1966 का, जिसमें उनके वालिद साहब का जिक्र था, और उनके वालिद साहब का नाम था अब्दुल सुभान। इलेक्टोरल रोल में उनका नाम लिखा गया अमूल सुभान, और हमें पता है इलेक्टोरल रोल कैसे लिखे जाते हैं, खुद हम लिखते नहीं, वो इलेक्टोरल ऑफिसर आके करते हैं, और हमारे सारे इलेक्टोरल रोल्स में कितनी सारी गलतियाँ होती हैं। इस बुनियाद पे सिर्फ FT ने इनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने गांव पंचायत के जो मुखिया थे उनको भी बुलाया था टेस्टिमनी देने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं इनको जानता हूँ, इनके वालिद को जानता हूँ, पर FT ने उनकी भी जो ज़ुबानी थी वो खारिज कर दी इस बुनियाद पे कि उनको ये नहीं पता था उनके वालिद गांव कब आए थे, और सारे जो हज़ारा खातून के भाई बहन थे उन सबका नाम भी नहीं पता था। अब आप सोचिए कि एक आम महिला जो एक गांव में रहती है आसाम में, वो ये सब कैसे कर पाएगी, और ये क्या एक्सपेक्टेशन है एविडेंस की जो FT ने इसके ऊपर लगाई थी। अब फिक्र की बात ये है कि ये जब हाई कोर्ट भी गई तब भी हाई कोर्ट ने FT का ऑर्डर मान लिया। इसीलिए हम कहते हैं ये सिर्फ FT की मुश्किल नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम का मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान जो FT के सामने लाया जाता है उसके ऊपर एक सस्पेशन ऑलरेडी बनाया जाता है। आपने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी थी, और आपने एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी, परसुएसिव बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे साबित करना है। और परसुएसिव बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब आपने ये समझाया था कि स्टेट की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये जिम्मेदारी क्या स्टेट निभाता हुआ दिखता है, और सिटीजन्स और स्टेट के ऊपर ये साबित करना कि कोई नागरिक है या नहीं है, बर्डन कैसे अलग है? जी, इसमें मतलब ये थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में शायद हम चले जाएंगे, पर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। धारा 9 जो फॉरेनर्स एक्ट की है, जिसके तहत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ या भार प्रूव करने का, एक केस को एस्टैब्लिश करने का, वो एक डिफेंडेंट के ऊपर डाला जाता है। जब ये, और साफ सी बात है कि आप एक आम आदमी को बताएं कि आप ही प्रूव कीजिए कि आप सिटीज़न हैं, तो ये एक बहुत अनफेयर बर्डन माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में, और गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी एक बड़े केस में ये कहा था कि हाँ, इसको हम थोड़ा टोन डाउन करते हैं। हम ये कहेंगे कि इनिशियल बर्डन, शुरुआत में जो केस के बर्डन है, वो आपके डिफेंडेंट के ऊपर पड़ेगा, पर सरकार को, उस पर जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, जी, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो फॉरेनर है, इल्ज़ाम पुलिस लगाएगी। तो बॉर्डर पुलिस आसाम में इंस्टीट्यूशन है जो रेफ़र करती है सस्पेक्टेड फॉरेनर्स का, संदिग्ध जो विदेशी है, उसका केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल को देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है कि नहीं की है। इस बात पे मैं आपको जल्दी से रहीम अली केस पे ले जाता हूँ, क्योंकि रहीम अली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, और ये हाल ही में केस निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को ग्राउंड्स, वजह और इन्वेस्टिगेशन दिखानी पड़ेगी,
पर रहीम अली के केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और हमारी रिपोर्ट बताती है कि ऐसे सैकड़ों केस है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना इंक्वायरी किए हुए ये पुलिस केस रेफ़र करती है एफटी को और एफटी चेक भी नहीं करता कि कोई ग्राउंड्स, कोई वजह, कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है कि नहीं। तो ये अब बर्डन ऑफ प्रूफ पे जल्दी से वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था कि हाँ, शुरुआत में जो भार है केस का वो लग सकता है आपके संदिग्ध विदेशी के ऊपर, पर सरकार को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, ये कानूनी ज़बान है। पर हमने ये देखा और ये डॉक्यूमेंट किया है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है और उसकी वजह है कि जो एफटी में जो सिस्टम ऑपरेट करता है उसमें एफटी सरकार से कुछ भी नहीं मांगता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें सरकार की तरफ से कोई वकील भी नहीं होता एफटी में और एफटी खुद जैसे वकील, सरकारी वकील की तरह क्रॉस एग्जामिन करता है लोगों। आपकी रिपोर्ट में ये बात भी लिखी हुई है कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी डिनाई की जाती हैं। हम बचपन में स्कूल में इतिहास की क्लास में पढ़ते थे राउलेट एक्ट के बारे में कि ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो क्या आप अगर एफटीज को देखें तो क्या आप उसको इस फ्रेमवर्क में एनालाइज कर सकते हैं? हम इसी फ्रेमवर्क में इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, हमने आर्ग्यू किया है कि ये जो सिस्टम की जो नींव है ये फॉरेनर्स एक्ट के अंदर है। फॉरेनर्स एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलोनियल लेजिस्लेशन है और वहाँ की जो अथॉरिटेरियन कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी है वो आज भी इस एक्ट के अंदर बिल्कुल साफ झलकती है। तो पूरा सिस्टम जो था ये उसी लिए बनाया गया था अंग्रेज़ों के वक्त और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के ज़माने का है। इनफैक्ट अजीब बात यह है कि आज़ादी के जल्द ही बाद 1950 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल थे सेतलवाद साहब, उन्होंने एक केस में, हंस मुलर नाम के केस में, सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली ये ज़बानी कहा भी कि फॉरेनर्स एक्ट आज़ादी के बाद और हमारे संविधान के इनकॉर्पोरेशन के बाद 1950 के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इस लॉ में कोई ड्यू प्रोसेस नाम की चीज़ नहीं, कोई हक नहीं दिया गया है जो डिफेंडेंट्स हैं, जो संदिग्ध विदेशी माने जाते हैं जिसको। तो ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि इस पूरे सिस्टम में इसको और कोई तरीका समझने का नहीं है, ये एक कॉलोनियल सिस्टम है। एक और बात मैं ये कहूँगा कि आम जो केसेस होते हैं उसमें लोगों को ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, आम अदालतों में अपील करने का हक होता है। एफटी के जो केस होते हैं उसमें अपील करने का कोई हक नहीं। तो एक अजीब माहौल ऐसा बन गया है कि अगर आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस हो और आप वो हार जाएं, आपके पास अपील के ज़्यादा हक हैं। अगर आपकी नागरिकता ली जाए एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, आपके पास उस डिसीजन को चैलेंज करने के उतने हक नहीं। आपकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि नोटिस सर्व ही नहीं किए जाते हैं और गुवाहाटी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए फॉरेनर्स डिक्लेयर हो गए क्योंकि उन लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं था या फिर वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि वो आर्ग्यू कर पाएं कि वो नागरिक हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस सिस्टम की कि 50 से 60% जो लोगों को विदेशी डिक्लेयर किया गया है वो एक्स पार्टे नाम के केसेस में किया गया है। मतलब उनको मौका ही नहीं मिला अपना केस डिफेंड करने का, या उनको कभी नोटिस ही नहीं मिला। ये कहना बड़ा मुश्किल है कितने लोग हैं जिनको कभी नोटिस ही नहीं मिला इन नंबर्स में, या कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हियरिंग मिस हो गई, क्योंकि ये बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ा हम कई बार भूल जाते हैं कि एक डेली वेज जो वर्कर है उसको 1 या 2 या 3 दिन अपना काम छोड़कर, या कोई औरत है उसको अगर आना पड़े एफटी, बड़े शहर 100 एफटी हैं पूरे आसाम में, और आसाम एक पॉपुलेटेड जगह है, ऐसी बात नहीं है, वो दूर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। तो इसीलिए ये केसेस मिस हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा सिस्टम इतना अंधा हो चुका है, लोगों की आम जिंदगी की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं, ना समझ है। एक केस हमने रिकॉर्ड किया था जिसमें ये औरत, और जबकि एक हिंदू बंगाली औरत थी, उसका केस मिस हो गया और उसको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया, और वो इस वजह से कि उसने एक जो डेट मिस की थी वो इसीलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और हियरिंग के 2 दिन बाद उसका बच्चा हो गया। वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई और बोला कि जिस डेट पे मेरी डेट मिस हुई थी उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, 1 हफ्ता बाद मेरा बच्चा हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स थी। हाई कोर्ट ने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जाना ही चाहिए था एफटी। तो ये नोटिस का, इंक्वायरी का और एक्स पार्टी का ये बहुत बड़ा मसला है और इसमें लाखों लोग फंसे। आपने अपनी रिपोर्ट में इस पूरे एफटी स्ट्रक्चर के में किस तरह से लोगों की हायरिंग होती है इसका भी जिक्र किया है कि 2011 तक दे वर जस्ट रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, फिर 2015 में इसे बदलकर लॉयर्स विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया गया, मतलब कोई भी वकील जिसके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद इसे बदलकर 2019 में शायद IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स विद सिविल सर्वेंट्स विद
7 years of experience I think कर दिया गया। तो ये कितना सवाल खड़ा करता है इस पूरे, क्योंकि इसको एक क्वाजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन या एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहा जा सकता है, तो इस पूरी बॉडी की स्वतंत्रता पर ये कितना सवाल खड़ा करता है? जी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं इसको कानूनी तरीके से इसका जवाब दूंगा। हिंदुस्तान में कई सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें साफ बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर कभी आम अदालतों की जुरिस्डिक्शन की ताकत कोई और बॉडी, कोई और संस्था लेती है तो वो संस्था अदालतों जैसी होनी चाहिए। मतलब वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि जो इंसान जज करे केसेस को उस इंसान की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी बात है। तो हम फिर स्ट्रक्चर के ऊपर नज़र रखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लोगों का जो टेन्योर है वो कितना सिक्योर है। एफटीज़ का मामला ऐसा है कि यहाँ इनकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी वजह यह है कि ये कानून के अंदर दर्ज नहीं है इनकी इंडिपेंडेंस। ये सरकार अपने ऑर्डर पे तय करती है और 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। यहाँ तक कि हमने खुद डायरेक्ट एविडेंस नहीं, पर जो इनफैक्ट हाई कोर्ट में जो डेटा जमा किया गया था, 2017 का केस है आशिम कुमार बरुआ, जिसमें एक एफटी मेंबर का जो टेन्योर था वो एक्सटेंड नहीं किया गया। तो वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा, वो एफटी मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मेरा इसीलिए टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया गया क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को फॉरेनर नहीं डिक्लेयर किया। और हमने 2017 का जो सरकार का डेटा है वो यहाँ एनालाइज किया है इस रिपोर्ट में, और हम ये दिखा रहे हैं कि लोगों का टेन्योर सिर्फ लगता है इस वजह से एक्सटेंड किया गया क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है। तो हम कम से कम रिपोर्ट के नज़र से इतना ज़रूर कह सकते हैं कि क्योंकि कानून में ये स्वतंत्रता गारंटीड नहीं है और नज़र आ रहा है कि इसमें बायस है, इसीलिए ये एफटी का सिस्टम जो है ये इलीगल है। और एक छोटी बात कॉम्पिटेंस की भी, आपने बिल्कुल सही कहा, 2011 में रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ये मेंबर बन सकते थे, और 2015 और 2019 आते आते अब एडवोकेट जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है या सिविल सर्वेंट जो है, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है, उसको मेंबर बनाया जा सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ना उनको कानून की जानकारी की ज़रूरत है, ना उनको फॉरेनर और सिटीजनशिप लॉ जो एक बाकायदा एक कानून है और कई एक्ट्स हैं जिसमें उनकी नॉलेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट है कि आसाम की इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में उनको पता होना चाहिए। पर क्या पता होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन होता है, फेयर नॉलेज होनी चाहिए, पर वो क्या फेयर नॉलेज होती है उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं है। तो इससे बस ये नज़र आता है, देखिए इसके आगे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि इतना बड़ा एक इदारा बनाया गया है जिसको इतनी ताकत दी गई है कि वो लोगों को विदेशी डिक्लेयर कर दे, उनकी नागरिकता छीन सकता है, और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ना वहाँ जज बैठता है, ना उसकी क्वालिफिकेशंस गारंटीड है, ना उसकी इंडिपेंडेंस गारंटी है, और यहाँ तक कि उसके डिसीजंस पे अपील भी नहीं है। हम जो पिछले कुछ वक्त से आसाम में होते हुए देख रहे हैं वो छोटे छोटे फॉर्म्स में आपको दूसरी जगहों पर रिपीट होता हुआ दिख रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में, और कह सकते हैं कि बिहार में जो अभी SIR की एक्सरसाइज है उस पर भी ऑपोजिशन इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये बैकडोर NRC है। आप कैसे देखते हैं? डू यू सी इट एज एन आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लॉ में या फिर सिस्टम में एक प्रॉब्लम है? ये दोनों हैं, मतलब आइडियोलॉजी और जो सियासी जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे हम कानून को और इदारों को बिल्कुल देख नहीं सकते। मैं सिर्फ कानून और रिपोर्ट की नज़र से इसको देखूंगा, क्योंकि रिपोर्ट ने जो आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की या फिर जो एलिजेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट का जो सियासी सवाल है उस पर पोजीशन नहीं ली है। हमारा ये ज़रूर मानना है कि पिछले कम से कम 1960 के आसपास से लेकर आज तक एक पैरानोया ज़रूर है आसाम में कि बहुत सो कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट आसाम में बसे हुए हैं। मेरी नज़र में, ज़ाती नज़र में, रिपोर्ट में हमने ये जिक्र नहीं किया, इसके ऊपर डेटा ना के बराबर है, और इसमें काफ़ी बातचीत है। एक 1990s की गवर्नर की रिपोर्ट है, गवर्नर सिन्हा ने, SK सिन्हा ने 1998 में शायद ये डेटा दिया था कि आसाम में 90 लाख
शायद बांग्लादेशी हैं, जिस वक्त असम की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 80 लाख थी। जी, और ये जो डेटा था ये बाद में डिस्क्रेडिट भी हुआ, और हाल ही में मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले प्रोसेनजीत बोस और बाकी कुछ साथी हैं, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन भी लगाई, और सरकार ने यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी कहा, और मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि हमारे पास कोई ठोस डेटा नहीं है इसके ऊपर। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जब हम डेटा की बात करते हैं जो ठोस नहीं है, और उस बुनियाद पे हम इस किस्म की संस्थाएं बनाते हैं जिनका पूरा ओरिएंटेशन होता है लोगों को संदिग्ध विदेशी देखने का, तो उसका असर ज़मीन पे बहुत बुरा पड़ता है। तो ये हम आसाम में देख रहे हैं, और हमारी आर्गुमेंट रिपोर्ट में ये है कि ठीक है, आपको लगे या ना लगे वो एक पॉलिटिकल सवाल हो सकता है, पर आप उस बुनियाद पे एक इतने बड़े संवैधानिक वैल्यू को, जो नागरिकता का जो स्टेटस है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आपको वो सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं आसाम के बाहर क्या हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हम आसाम में हमने पिछले 15, 20, 30 सालों में देखा है, उसका असर या उसकी झलक अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही है। एनआरसी की बात तो होती ही है, और उस वक्त भी हमने ये आर्ग्यू किया था कि आप आम इंसान से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद पे उनकी नागरिकता इस्टेब्लिश करने की एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हैं, और लोगों को वो नज़र भी आ गया, इसलिए लोग सड़कों पे भी उतरे थे ये जानने के लिए कि वो नहीं ये कर सकते हैं। आज जो हम सो कॉल्ड पुशबैक का जो मामला देख रहे हैं, लोगों को अपने घरों से उठाने का मामला देख रहे हैं गुड़गांव में और बाकी जगह में, वो तो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का सिस्टम भी फॉलो नहीं करते। कम से कम यहाँ आसाम में तो ये है, हमने आर्ग्यू किया है उसके खिलाफ, पर एक संस्था तो है और हाईकोर्ट तो है। हम जो आसाम के बाहर देख रहे हैं वहाँ तो ये भी नहीं है। वहाँ पुलिस या फिर आम बिना वर्दी का इंसान जाके किसी को उठा रहा है, और ये हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देख रहे हैं। तो ये बहुत फिक्र करने वाली बात है। गुरुग्राम में हमने पुलिस से बात करी, और पुलिस ने हमें बताया कि अभी एक ऑनगोइंग ड्राइव है, अभी ये चल रही है। तो बाद में उन्होंने कहा कि अब इन 200 लोगों को छोड़ दिया गया। जब टीएमसी से लेकर तमाम पार्टीज़ ने इस पर सवाल पूछना शुरू किए, तो उन 200 लोगों को छोड़ दिया गया। हमने पूछा कि इन्हें छोड़ने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वेरीफाई कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ये चीज़ सत्यापित कर दी कि ये लोग बंगाल के नागरिक हैं या फिर असम के नागरिक हैं, तो इस बिना पर इन्हें छोड़ दिया गया। तो आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक तरह से एफटी का सिस्टम है, या फिर एफटी के थ्रू एक प्रोसेस है। क्या यहाँ पर कोई प्रोसेस है? कोई प्रोसेस नहीं है। सब कानून की नज़र में फॉरेनर्स एक्ट एलिजिडली जिसके अंदर पुलिस काम कर रही है, मेरी नज़र में और कोई आर्गुमेंट तो दी नहीं जा सकती इसमें, पर खैर आप बताएंगे और बाकी जो जर्नलिस्ट साथी हैं वो बता पाएंगे कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, और मैं ज़मीन पे नहीं गया हूँ। पर फॉरेनर्स एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो तब होती है जब हमें पता है वो इंसान फॉरेनर है। ये एक जुडिशल डिटर्मिनेशन है। आप एक नागरिक के साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते जो कानून में, चाहे वो सही हो गलत हो, कानून वो एक अलग डिबेट है, पर कानून ने पावर दिया है सरकार को उन लोगों के साथ ये बर्ताव करने का जो फॉरेनर हैं। पहले आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि वो फॉरेनर है या सिटीज़न है, और वो एक कानूनी डिटर्मिनेशन है, और कानूनी डिटर्मिनेशन पुलिस नहीं कर सकती, वो एक जुडिशल ऑफिसर कर सकता है, और बिना वो किए ये पूरा प्रोसेस इलीगल है। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं। अगर आपको असम में रहना है तो आपको असमिया होना है, और वही आर्ग्यूमेंट कहीं किसी तरह से अप्लाई हो रहा है गुरुग्राम में और दूसरी जगहों पे, तमाम जगहों में, ये वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक ख़ास तरह का वेरिफिकेशन है, क्योंकि आप सबका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ बंगाली बोलने वाले माइग्रेंट वर्कर्स का, या फिर बंगाल से आए, असम से आए, एक ख़ास तरह के लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि ये एक रेशियलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? कोई शक नहीं है उसमें, क्योंकि ये जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है और जो एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर भी हम जिसे कह सकते हैं, वो एक संदेह की बुनियाद पे बना है, सस्पिशन की बुनियाद पे है। तो एक पुलिस अफसर हरियाणा में बैठा हुआ बंगाली सुनता है, चेहरा देखता है, उसे पता चल जाता है कि वो वेस्ट बंगाल का है या ईस्ट बंगाल का है, वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया है या ढाका से आया है। तो ये तो मतलब हास्यास्पद बात है, ये तो मतलब सीरियसली ली ही नहीं जा सकती है। तो हमने ये आसाम में काफ़ी देखा है कि जिन लोगों को एफटी बुलाया गया है, जिनको नोटिस मिलता है, उन कोई उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। तो बस ऐसा लगता है कि
पुलिस ने किसी को देखा और लगा कि हमें लगता है ये बाहर का है, या लगा कि शायद इसको हम पकड़ के ले जा सकते हैं। करप्शन की भी कहानियाँ बहुत सामने आई हैं हमारी ज़मीन पे। तो ये सब मामला चलता है और मेरे ख्याल से यही सब हिंदुस्तान में बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कौन वो लोग हैं जो साबित कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं या नागरिक हैं? मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल जैसा सिस्टम हिंदुस्तान में कहीं भी लगाया जाए तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो अपना प्रूव कर ही नहीं सकता। उसकी मैं आपको वजह दिखाई। अब एक और केस है जिसमें एक औरत का हमने जिक्र किया है इस केस का, जिसके नाम रामचंद्र दास है। इलेक्टोरल रोल में ये जगह रामचंद्र लिखा है, 5 साल बाद के इलेक्टोरल रोल में रामचंद्र दास लिखा है, और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि ये सेम इंसान नहीं हो सकता। अब हिंदुस्तान में अमीर आदमी भी हो कोई, उसके भी इलेक्टोरल रोल में इतनी इनकन्सिस्टेंसी तो होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा जो सिस्टम जो संदिग्ध तरीके से आइडियोलॉजी से है कि हर इंसान जो सामने आया है वो अगर नाम गलत है या फिर एफटी में बुलाया गया है, जिसको नोटिस मिला है, वो तो विदेशी ही होगा। अगर उस नज़र से लोगों को देखा जाए तो फिर मुझे लगता नहीं है इससे कोई बच सकता है। हाँ, ये सच है कि जो गरीब लोग हैं, और ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि एफटी में ऐसा ही होता है कि नोटिस और रेफरेंस जिसकी लगती है, जिसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल बुलाया जाता है, वो ज़्यादातर गरीब होता है। अमीर इंसान को कभी एफटी बुलाया नहीं जाता, और उसकी वजह है क्योंकि वही लोग वल्नरेबल होते हैं, कि उन्हीं लोगों के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ती है, अमीर आदमी को नहीं पकड़ती। ये भी ज़रूरी बात जानना है कि हाँ, गरीब लोगों को या औरतों को डॉक्यूमेंट्स मिलने में मुश्किल ज़रूर हो सकती है, उनके पैसे खर्च होते हैं, उनको दूर। पर हमारी नज़र में हमने रिकॉर्ड किया है कि बहुत कम केसेस ऐसे मिलते हैं जहां लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते। तो एफटी में लोगों को विदेशी इस वजह से नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है कि उनके पास दस्तावेज़ नहीं है, उनको दस्तावेज़ों के साथ विदेशी डिक्लेयर किया जा रहा है। मामूली गलतियों से, मामूली इनकन्सिस्टेंसीज़ की वजह से जो भारत में हर इंसान की डॉक्यूमेंट्स में हैं। तो ये डराने वाली चीज़ है कि आपके पास आज अगर डॉक्यूमेंट हो भी, चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, अगर एक भी मामूली डेट या उम्र या एज या नाम में थोड़ा भी स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, या फिर कोई औरत जिसका हस्बैंड मर जाए उसके आगे, नाम के आगे बेवा लग जाए, या फिर किसी की दूसरी शादी हो जाए, या फिर कोई बच्चा हो जिसका एक पेरेंट मर जाए, तो फिर वो इलेक्टोरल रोल में ना दिखा पाए कि वो उसका पेरेंट कौन है या जो है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बाकी लोग बनाते हैं, मामूली गलती या मामूली इनकन्सिस्टेंसी को पकड़कर इस किस्म के इदारे जो हैं वो लोगों को विदेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि नागरिकता अधिकार होने का अधिकार है, मतलब सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट्स। तो किस तरह से जब एक व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है तो वो कैसे अपने अधिकारों को खोता है, और उसके बाद वो उसे नागरिक तो कहा नहीं जा सकता, उसके बाद वो किस तरह के इंडिविजुअल में, पर्सन में, व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? जी, और शायद मैं आपको आपके पिछले सवाल पे ले जाता हूँ, शायद उस वजह से हमने इसको अनमेकिंग सिटीजन भी कहा है, क्योंकि जिन इंसानों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल फॉरेनर डिक्लेयर करता है वो लीगली मेरी नज़र में फॉरेनर नहीं हो जाते, क्योंकि उनके पास हाई कोर्ट जाने का भी हक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी हक है, और हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर ऑफिशियली किया जाए। कोई ऐसा नहीं कि अब आपने डिक्लेयर, और कैसे कर सकते हैं आप उसको बोल सकते हैं हमारे पास एविडेंस नहीं कि आप हिंदुस्तानी हैं, हमें लगता है आप बांग्लादेशी हैं, पर कोई ऐसी प्रोसेस तो आपने बांग्लादेश के साथ नहीं बनाई कि वो आप बैठ के डिसाइड करें कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन बांग्लादेशी है। इन लोगों के साथ एक तो आम जिंदगी में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एनआरसी का, जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया, यहाँ तक कि ड्राफ्ट में 4 लाख लोग थे जिनको ड्राफ्ट में एक्सक्लूड किया गया, उन लोगों को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वोटर लिस्ट से तो खैर उनको ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलें थी उनको वोटर लिस्ट में एंट्री करने की। एक तो ऑर्डिनरी जो आपके हक हैं वो छीने जाते हैं, पर उसके अलावा जो एक डिग्निटी पे, आपकी जो इमोशंस पे, आपके मानसिक, आपके बैलेंस पे, संतुलन पे, हेल्थ पे जो असर पड़ता है, उससे ज़िंदगियाँ बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। यहाँ तक कि लोग, जो मैं रहीम अली की बात करता हूँ, वो तो 20 साल के आसपास उन्होंने अपना केस लड़ा है। अगर वो ज़िंदा होते भी और उनको सुप्रीम कोर्ट से अपने ज़िंदा होते हुए भी ऑर्डर मिल जाता, उनके 20 साल तो चले गए। और उस दौरान जब आप वो अपना केस लड़ते हैं, आपके सामने आपको बस ये नज़र आता है कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो सब इस केस में जा रही हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपको बताया जा रहा है अगर आपको विदेशी डिक्लेयर किया गया तो हम आपको डिटेंशन में भेजेंगे।
और हज़ारों लोग डिटेंशन में मरे हैं और कई लोगों ने तो अपनी जान खुद ली है इस डर से कि उनको डिटेंशन ले जाया जाएगा। तो ये माहौल आसाम में है जहाँ अगर आपको एक बार नोटिस भी मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जैसे बंद हो जाती है। और मेरी नज़र में ये गरीब कम्युनिटीज़ जिनके ऊपर ये एक्सप्लॉयटेशन और अत्याचार हो रहा है, उनने जितना भी पिछली जनरेशन में इम्प्रूवमेंट किया था, बच्चों को स्कूल भेजा था, थोड़ा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, थोड़ा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है, ये सब खत्म हो चुका है। वो 2 जनरेशन पीछे चले गए हैं सिर्फ एक नोटिस मिलने की वजह से। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपके पास अधिकार भी नहीं है कि आप ज़मीन पर अपना हक जता सकें, आप हिंदुस्तान को अपना बोल सकें या हिंदुस्तान में आप अपना घर बना सकें। तो कई जगहों पर ये भी हुआ है कि जो नागरिक जिन्हें बोल दिया गया कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, वहाँ पर इविक्शंस, बुलडोज़र्स और तमाम इस तरह की चीज़ें ख़ासतौर पर असम में और दूसरी जगहों पर भी हमने रेप्लिकेट होते हुए देखी। तो ये सिर्फ नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल है या फिर ये एक लार्जर क्वेश्चन इस बारे में भी है कि हम किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मुल्क का सवाल है, ये समाज का सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या हम हमारे जो सोसाइटी में, हमारे समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी ज़बान हो, क्या हम उनको अपने घुटनों पे गिराना चाहते हैं, उनको जलील करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं? आसाम में सिटीज़नशिप की, ये नागरिकता की जो सियासत है, वो आपने सही कहा, ये काफ़ी और चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। लोगों के घर डिमोलिश किए गए हैं, लोगों के स्कूल तोड़े गए हैं, यहाँ तक कि लोगों को स्कूल बनाने के या स्कूल जाने के हक से बेदखल किया गया है। तो ये एक लार्जर पॉलिटिक्स है वल्नरेबिलिटी की, ये लार्जर पॉलिटिक्स है लोगों को मार्जिनलाइज करने की, और सिटीजनशिप की जो ये पॉलिसीज़ हैं, ये उस नज़र में देखना बड़ा ज़रूरी है। आपने अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, आप कुछ बदलाव चाहते हैं और आप सरकार को भी कुछ सुझाव दे रहे हैं और कोर्ट्स को भी कुछ सुझाव दे रहे हैं। वो क्या सुझाव हैं? तो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे एस्टीम्ड बार हैं, वकील हैं, वो इसकी फाइंडिंग्स को, और भी उनको भी काफ़ी चीज़ें पता हैं, पर इन फाइंडिंग्स को भी इनटू अकाउंट लें, क्योंकि कोर्ट्स का अनफॉर्चुनेटली इस इशू में कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं रहा है। और हमारी फाइंडिंग्स हैं कि कोर्ट्स ने ना इम्प्रूवमेंट किया है, पर उससे अलावा कई चीज़ों को ख़राब भी किया है। पर हाल ही में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नागरिकता एक बहुत ज़रूरी हक है, और रहीम अली के केस में भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर दिया था और ये कहा था कि आप किसी के ऊपर नोटिस या किसी को एफटी नहीं ले जा सकते जब तक कि आपने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ताकि लोगों की आर्बिट्री टारगेटिंग ना हो, वरना फिर कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रह सकता। तो कुछ पैटर्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकग्नाइज़ किया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि उन्हीं केसेस की बुनियाद पे आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम का इवैल्यूएशन किया जाए, और हमारी आर्गुमेंट तो ये रहेगी कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम पूरा का पूरा, ये पूरा ढांचा जो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है, ये हमारे इंटरनेशनल जो लॉ है और हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं हिंदुस्तान की, उनको भी वायलेट करता है। ये मैं कहूँगा ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाई कोर्ट की हमने बहुत फाइंडिंग्स दी हैं, उनके 2009-2019 तक 1200 केसेस की हमने एनालिसिस किया है, पिछले 5 साल के केसेस का भी एनालिसिस किया है। वो फाइंडिंग्स बिल्कुल साफ़ हैं कि हाई कोर्ट ने अच्छी गाइडलाइन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दी हैं, और उसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है ज़मीन पे, पुलिस को या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को, यहाँ तक कि जो संदिग्ध विदेशी है उसको भी नहीं पता कि उसे किस किस्म की डॉक्यूमेंट्स देनी है, किस तरीके से एविडेंस देनी है। तो हाई कोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि वो इसको एक्नॉलेज करे, पर हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सीरियसली लेगा। जस्टिस लोकुर ने जिस दिन आपकी रिपोर्ट लॉन्च हुई, उन्होंने बात करी कि हाई कोर्ट्स ने जो रोल अदा किया, इट सीम्स दैट दे हैव नॉट डन देयर जॉब प्रॉपर्ली। जी, हमारी रिपोर्ट में काफ़ी ऐसे केसेस हमने बताए हैं हाई कोर्ट लेवल पे भी, जहां बिल्कुल सेम फैक्ट्स, 2 केस आए हैं, कई बार सेम जज के सामने, कई बार अलग अलग बेंचेस के सामने, और बिल्कुल उल्टा उसका रिस्पॉन्स रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां फॉर इंस्टेंस ये आर्ग्यू किया गया कि ये केस एक्स पार्टी रह गया, मतलब मैं नहीं जा पाया एफटी हाई कोर्ट में, ये आर्ग्यू किया कि मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे वकील ने मुझको बताया नहीं था, और कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। और ऐसे भी केसेस हैं जहां बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने सुनी और कहा चलिए ठीक है, मैं ये केस वापस एफटी भेज देता हूँ। तो ऐसे कई ऐसे केसेस हैं। 2009 से 2019 तक जो करीबन 1200 केसेस हैं, उसमें सिर्फ 20 केस हैं
जहां फेवरेबल डिसीजन आया है, और वो 20 डिसीजन हमने एनालाइज किया और यही दिखाया है कि हमें कोई वजह ही नज़र नहीं आती कोर्ट ऑर्डर में कि किस बुनियाद पर ये फेवरेबल रहा है और किस बुनियाद पे रिमांड हुआ है और किस बात पे खारिज कर दिया गया है, डिसमिस किया गया है। एक एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि इसका ज़मीन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। रेस जुडिकाटा नाम का एक प्रिंसिपल है जिसके तहत अगर किसी इंसान के ऊपर किसी बुनियाद पे केस लगता है और वो अदालत डिसाइड कर देती है तो वो केस फिर से नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी के ऊपर मर्डर का केस है फॉर इंस्टेंस, वो डिसाइड हो गया और उसके बाद उसको जैसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया, फिर से केस नहीं लगा सकते। और इसका तर्क ये है कि एक ही इंसान के ऊपर बार बार ये टारगेटिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल लीगल अब्यूज़ माना जाता है कानून में। तो ये बड़ा ज़रूरी प्रिंसिपल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल कुद्दूस केस में, ये 2019 का केस है, यहाँ कहा था कि एफटी के केसेस में रेस जुडिकाटा ये जो प्रिंसिपल है, एक ही बुनियाद पर बार बार एक इंसान के ऊपर संदिग्ध विदेशी होने का केस आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी नज़र से देखा जाए तो ये गलत है। पर जब हमें ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अच्छी तरह नहीं अप्लाई किया, जैसे 2023 का केस रफ़ीकुल इस्लाम का केस है, जहाँ 2014 में एक एफटी ने उनको हिंदुस्तानी डिक्लेयर किया था। कुछ साल बाद 2019 में एफटी ने उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। तो वो फिर पहले उन्हें एफटी में आर्ग्यू किया कि मेरा तो ऑलरेडी इंडियन डिक्लेयर्ड हूँ मैं, तो आपने कैसे कर दिया। एफटी ने वो आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी। फिर वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने बिल्कुल वही बात कही। अगर आप वो ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, और मैं थोड़ा उसको रफली ट्रांसलेट करूंगा। हाई कोर्ट ने कहा कि पिछला वाला जो ऑर्डर था एफटी का, वो एक अनरीजन्ड ऑर्डर था, उसमें वजह साफ नज़र नहीं आती। पर हाई कोर्ट ने ना उनकी वजह दिखाई, हमें पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस बुनियाद पे हाई कोर्ट ने कहा कि पहला वाला जो एफटी ऑर्डर था वो अनरीजन्ड ऑर्डर था, उसमें वजह नहीं बताई गई थी। और उसी बुनियाद पे फिर हाई कोर्ट ने ये केस वापस एफटी भेज दिया, बोला आप फिर से सुनिए इस केस को। तो ज़मीन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि एक इंसान 15 साल 20 साल अपनी नागरिकता डिफेंड करता है, उसके बाद वो इंडियन भी डिक्लेयर किया जाता है, और उसके बाद बहुत जल्दी उसके ऊपर एक और केस लगता है, वो फिर हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट कहता है हमें तो नहीं लगता कि आपने अच्छी तरह अपना केस लड़ा था, अब वापस जाइए। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इससे कानून का जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाती है, और उसका असर ज़मीन पे आप सोच ही सकते हैं कितना बुरा पड़ता होगा। शुक्रिया मोहसिन द वायर से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।